आज की कहानी देश के सबसे आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की है। लखीमपुर में एक ऐसी वारदात होती है जिससे पूरा प्रदेश कांप जाता है। एक मासूम बच्ची घर से निकलकर मदरसे को पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन वापस लौट कर नहीं आती है। बाद में कुछ मिलता है तो खून से लथपथ बदहवास उसकी लाश, जिसकी हालत ऐसी होती है जिसे मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता हूँ। उसके कपड़े फटे होते हैं, शरीर पे बहुत ही चोट के निशान होते हैं। उसकी आंखों पर ऐसा चोट होता है कि ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी आंखें फोड़ देने की कोशिश की। और जिसने भी उसके साथ ऐसी हैवानियत की वो ऐसा दरिंदा था, उसके अंदर ऐसा भड़ास रहा होगा कत्ल करते वक्त कि उसने उस मासूम बच्ची के मुंह में मिट्टी भर दिया। पूरे मामले को देखकर ऐसा लग रहा था कि मामला रेप का हो सकता है, उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का हो सकता है। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। फिर सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर उस 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या होगा, उसकी किसी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी कि किसी ने उसके साथ इस तरह से दरिंदगी की। और बाद में जब पुलिस कातिल तक पहुंची भी तो कातिल इतना शातिर निकला कि पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। मजबूरन पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी। तो क्या है ये पूरा मर्डर केस, आखिर उस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ, आज मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल चलते हैं अभी इस कहानी के शुरुआत के तरफ। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर आप मेरे साथ लखीमपुर में हुए इस हैवानियत के चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये एक 13 साल के मासूम बच्ची की है। उसके साथ जो हैवानियत होती है वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। एक बच्ची घर से निकलकर मदरसे को पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन वापस नहीं लौटती है। पूरा जो मामला है ये लखीमपुर के ही तिकोनिया थाना क्षेत्र पड़ता है, एक वहीं का है। हमेशा की तरह बच्ची घर से निकलती है और मदरसा पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन इस बार वो तय समय में वापस घर नहीं आती है। अब जब वो घर नहीं आती है टाइम से तो घर वालों की चिंता बढ़ती है। तो उसके बाद वो अपने बच्ची को ढूंढना शुरू करते हैं। तो पता चलता है कि वो मदरसा तो जाती है लेकिन वापस नहीं आती है। अब यहाँ पर उनको लगता है कि आखिर उनकी बच्ची जा कहाँ सकती है। वो काफ़ी ढूंढते हैं, हर जगह उसकी तलाश करते हैं जहाँ वो जा सकती है, लेकिन कहीं से भी उन्हें अपनी बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तो यहाँ पे अब मामला कुछ ऐसा लग रहा था कि कहीं उनकी बच्ची कहीं खो तो नहीं गई है या वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। अब ऐसे समय में लोगों का एकमात्र सहारा होता है वो है कानून। तो वो भी पुलिस के पास पहुंच जाते हैं अपने इस कंप्लेन को लेकर कि उनकी जो बच्ची है 13 साल की वो कहीं मिल नहीं रही है। हालांकि इसमें बात निकल कर ये भी कभी कभी सामने आता है कि जो घर वालों की जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है इस पर पुलिस कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना होता है कि उन्होंने पहले बार में ही इन सारे चीज़ों को सख्ती से लिया और अपने जो कार्रवाई है उसको शुरू कर दिया। खैर, यहाँ बात जो भी हो, यहाँ पे जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है उसके बाद जो है ना खोजबीन शुरू हो जाता है। पुलिस भी इधर उस मासूम बच्ची को ढूंढने में लग जाती है और हर जगह उसकी तलाश करती है। और इधर घर वाले भी ऐसा नहीं होता है कि वो घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी बच्ची खोई थी ना। उनकी बच्ची वो भी 13 साल की थी। बहुत ज़्यादा कुछ इस उम्र में बच्चे समझते भी नहीं हैं। तो उनके घर वाले भी तलाश में लगे हुए थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं लग पा रहा था। फिर बाद में एक खबर मिलती है कि एक गन्ने के खेत में एक लाश मिली है। अब यहाँ जब लाश की खबर मिलती है तो सन्नाटा फैल जाता है और सभी लोग उसी तरफ दौड़ जाते हैं, उस गन्ने की खेत में जहाँ से लाश मिलने की खबर आई थी। अब यहाँ पर खबर मिलते ही सभी उस जगह पे पहुँच जाते हैं। सिर्फ घर वाले और पुलिस ही नहीं बल्कि गांव के काफ़ी लोग भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब बच्ची की माँ अपनी मासूम बेटी की लाश देखती है तो उसका कलेजा कांप जाता है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी होती है ना कि वहाँ मौजूद सभी लोगों का ना
सिर चकरा जाता है। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो उसकी हालत ऐसी है। उसके सिर पे चोट था, आंखें धसी हुई थी और यहाँ तक कि मुंह में काफ़ी मिट्टी भरा हुआ था। कपड़े भी काफ़ी अस्त व्यस्त थे उसके, और जिस स्कूल बैग के साथ वो मदरसे में गई थी पढ़ने, वो भी वहाँ पर साइड में फेंका हुआ था। पाँव से चप्पल भी निकले हुए थे। तो पूरा जो ऐसा एक वहाँ पे सिचुएशन बना था ना, कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ काफ़ी ज़बरदस्ती हुआ होगा, उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई होगी जब उसके साथ ऐसी हैवानियत हो रही होगी। और सबका कहीं ना कहीं शक इशारा इसी ओर जा रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ गंदा काम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है उसके साथ। अब लेकिन लाश मिली है, किसी ने मर्डर किया है इस छोटी सी बच्ची का, तो इसका जांच पड़ताल होना ज़रूरी है। और ऐसे हम वहाँ पे खड़े खड़े कोई बता नहीं सकता है कि क्या हुआ होगा, इसलिए उस लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इधर पुलिस ये सोचने में लग जाती है कि मतलब क्या वजह हो सकती है, कौन कातिल हो सकता है जो उसके साथ ऐसा कर सकता है। अब यहाँ पर सबका शक तो इसी ओर था कि लाश के साथ जो बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ होगा। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आता है ना, तो ये सारी बातें जो है ये पलट जाती है। क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कुछ निकल के ही नहीं आता है कि उसके साथ वैसा कुछ हुआ होगा। यहाँ पर सीधा सीधी ये दिखा जाता है मतलब कि चोट के बारे में उसमें मेंशन होता है, और उसके साथ ये कि उसकी जो मौत हुई है वो गला दबाने के कारण हुई है, और रेप वाला कोई एंगल नहीं है इस पूरे मामले में मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर अब ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ जाता है सामने कि अगर कत्ल की वजह रेप नहीं है, तो इस छोटी सी बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी होगी जो उसके साथ कोई ऐसी दरिंदगी करेगा। कोई किसी को मार देता है तो कुछ वजह तो होनी चाहिए ना। अब क्या वजह हो सकती है, यही किसी को समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे। अब भले ही यहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन पुलिस की तो ये जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें सब कुछ समझ आए कि ये जो मामला पूरा हुआ है, आखिर इसके पीछे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, कौन इसके पीछे हो सकता है और कैसे उसको पकड़ा जाए। अब उनके सामने एक पूरा भीड़ होता है, और भीड़ काफ़ी आक्रोशित होते हैं। वो सभी पुलिस के अफसरों को घेर लेते हैं और कहते हैं कि भाई तुम कातिल का पता लगाओ और उसे सज़ा दिलवाओ, कौन है इसके पीछे मुझे बताओ। लेकिन पुलिस की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, वो मौकाए वारदात पे तो ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं। इसलिए वो भीड़ को शांत करते हैं और अपने जांच पड़ताल में लग जाते हैं। प्रेशर उन पे काफ़ी होता है, क्योंकि एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह से हैवानियत हुई थी, ये काफ़ी नया था वहाँ के लिए। क्योंकि इस तरह का जो मामला है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई किसी के साथ इस तरह से अपना गुस्सा या भड़ास निकाल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं मामला आगे चलकर सीरियल किलिंग का ना हो जाए, कई सारे पॉसिबिलिटीज़ निकल सकते थे। इसलिए पुलिस भी इसे सख्ती से लेती है और इस पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं अपना। अब यहाँ पे कहाँ से शुरू हो कार्रवाई, ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई की शुरुआत की वो पता लगाने की कि इस आसपास में कौन हो सकता है। जब जो बच्ची का जब कत्ल हुआ होगा उस समय इस एरिया में कौन रहा होगा, तो सर्विलेंस से पुलिस इन सभी चीज़ों का जो होता है जांच पड़ताल वो शुरू कर देते हैं कि जब कत्ल हुआ हो उस समय यहाँ पे किसका नेटवर्क था, क्या था। और ये जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं आजकल CDR वगैरह, इन सभी के ज़रिए पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और उन्हें एक क्लू भी हाथ लगता है उनके कि जो हत्या का टाइमिंग था उस टाइम में उस बच्ची का ही एक पड़ोसी होता है, उसका वहाँ पे नेटवर्क मिल रहा था, और उसका नाम होता है सद्दाम। तो पुलिस अब पता करती है कि ये सद्दाम कौन है। तो बाद में जाके पता चलता है कि इस बच्ची के आसपास ही रहने वाला एक पड़ोसी है। तो पुलिस ये भी कहती है कि चलो भाई अब उससे पूछताछ करते हैं, उसका पता लगाते हैं। लेकिन जब सद्दाम की खोज खबर शुरू होती है तो ये पता चलता है कि सद्दाम तब से ही गायब है जब से ये वारदात हुई है। अब यहाँ पर पुलिस का उस पर शक बढ़ जाता है, लेकिन सद्दाम का यहाँ कोई पता ही नहीं चल रहा था। अब पुलिस अपने सारे इनपुट उसके पीछे लगा देती है कि आखिर सद्दाम कहाँ है, उसका पता करो और उस पर अपनी पकड़ बनाओ। लेकिन अगले कई दिनों तक उसका कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस जगह जगह छापा मारती है, लेकिन उसका आसानी से कुछ पता नहीं चलता है।
और हत्या के लगभग 3-4 दिन बाद जाकर ये पता लगता है कि उसका कहीं होने का एक इनपुट मिलता है कि सद्दाम वहाँ हो सकता है। तो पुलिस अपने दलबल के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और सद्दाम को दबोचने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन सद्दाम जल्दी से हाथ में आने वाला नहीं था। वो पुलिस को काफ़ी भगाता है और इसी दौरान मजबूरन पुलिस को उस पे गोली चलानी पड़ती है और गोली उसके पाँव में लगती है जाकर, और तब जाकर वो पुलिस के गिरफ्त में आता है। अभी यहाँ उसके पाँव में गोली लगी थी, सद्दाम के पाँव में, तो वो घायल हो गया था, उसके पाँव से काफ़ी खून निकल रहा था। तो इसलिए सबसे पहले तो पुलिस उसे तुरंत ही जिला अस्पताल लेकर जाती है, वहाँ पर उसका इलाज करवाती है और उसके बाद जब वो बातचीत करने के लायक होता है तो पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है, और जो पूछताछ में पूरी बात निकल कर सामने आती है ये बहुत ही चौंका देने वाली है कि इंसान के अंदर इतना गुस्सा हो सकता है कि वो इंसान ना रहकर दरिंदगी की हदें पार कर सकता है। होता ये है कि जो इस पूरे पूछताछ में बात निकल कर आती है उसमें यही पता चलता है कि ये जो सद्दाम होता है उस लड़की का ही पड़ोसी होता है, और उसकी बुरी नज़र उस मासूम बच्ची के ऊपर काफ़ी समय से थी, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं लग पा रहा था कि जब उसके अंदर जो हैवानियत भरी है वो उसे अंजाम दे सके। लेकिन एक दिन, वो बुरा दिन, जब वो बच्ची मदरसा से पढ़कर लौट रही थी, वो दिन उसके लिए शायद बहुत ही बुरा था, जब सद्दाम की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसे बहला फुसला कर, यूँ कहें कि ज़बरदस्ती उसे गन्ने की खेत में ले जाता है, वहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और जब वो इसमें सफल नहीं हो पाता है, लड़की बार बार इस चीज़ का विरोध करती है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और यही गुस्सा उसका इतना बढ़ जाता है कि सामने वाला उसे मना कर रहा है, वो अपना सारा गुस्सा उस बच्ची के ऊपर उतार देता है, उसे बार बार मारता है, उसके आँख पे भी घूंसा मारता है जिस वजह से उसकी आंखें धंस जाती है, और गला दबाकर उसे मार देता है। और वहाँ से वो उसे मारने के बाद फरार हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन जब बच्चे की तलाश शुरू होती है, लाश मिलती है, बाद में पुलिस भी अपनी बेहतरीन कार्रवाई करती है, उसके बाद इसका पता चलता है और ये हैवान दबोचा जाता है जो 13 साल की उस बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर देता है। अब आज की इस कहानी को सुनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारा जो समाज है वो किस ओर जा रहा है, किसी और पर अपना अधिकार जमाने, किसी और को कंट्रोल करने के पीछे हम ऐसे पागल हो रहे हैं कि हम हत्यारे बनते जा रहे हैं। इस तरह की मानसिकता को रोकना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर बात होनी चाहिए और इस कोशिश में हमें लगना चाहिए कि कैसे लोगों के अंदर से ये सारी चीज़ें कम हों। फ़िलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही। हम अपने चैनल क्राइम कनेक्ट पर ऐसे ही क्राइम और क्रिमिनल से जुड़ी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे, जिसे सुनकर और समझकर आप इस तरह के अपराधों से बच सकते हैं। तो नए सफ़र में मैं एक कहानी के साथ आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और रहिए सावधान। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।